रमेश तिवारी। मैं आप लोगों से 3 महीने से नहीं मिला हूँ। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और लॉकडाउन में आप लोग पढ़ाई भी किए होंगे। अब इस लॉकडाउन के दौरान कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई किए भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी किए होंगे। तो यदि आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति अपने आप में आगे बढ़ता जाता है, कोई व्यक्ति को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि जिसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैं आपके विकास करियर इंस्टीट्यूट में आपका सहारा बनकर आया हूं और स्टार्ट करूंगा जीएस। ठीक है, जीएस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारत का संविधान, भारत के संविधान को स्टार्ट करूंगा। आज भाग 1 पे चर्चा करूंगा बिल्कुल आराम से, क्योंकि भाग 1 जितना आसान समझते हैं लोग उतना आसान नहीं, बिल्कुल छुपा रुस्तम है, उसके शब्दों पे पहुंचना है। एक एक शब्द को डिफाइन करूंगा आपके सामने, बिल्कुल टेंशन कोई जरूरत नहीं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यदि छोड़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत सुनी होगी आप लोगों ने। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, ये जो आपका पॉलिटी है, पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, ये आपकी किन किन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं कि भारतीय संविधान के भाग 1 से पिछली बार एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं किन किन एग्जाम में आपके लिए ये जरूरी है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट भारत का संविधान, एक क्वेश्चन यहां से आना 100% तय है। अब इसके अलावा एमपीएसआई, सतना के लगभग 90% स्टूडेंट्स एमपीएसआई की तैयारी करते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आना 100% श्योर है। इसके अलावा एमपी कांस्टेबल, एसएससी और पीएससी में ऑल स्टेट पीएससी, किसी भी स्टेट का यदि आप पीएससी देते हैं तो उसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 100% श्योर है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से आपके एमपीएसआई में 2 से 3 क्वेश्चन, कांस्टेबल में 2 से 3 क्वेश्चन, एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप शुरू करने जा रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा भाग 1 की। देखते हैं भाग 1 में क्या है। ठीक है, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत अपना क्या है? भारत एक संघ है और उस संघ के अंतर्गत जितने भी राज्य क्षेत्र आते हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में। ठीक है, अब बात करें कि भाग 1 कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक जाता है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, यदि काउंटिंग की दृष्टि से लिया जाए तो 465 प्लस पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक, आर्टिकल 1 to 4 तक अपना भारत का संविधान का पार्ट 1 आता है। ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। ओके, अब बात करते हैं अनुच्छेद 1 की ओर। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, हम इसको देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल, इंडिया जो कि भारत है, शब्दों को बिल्कुल समझिएगा, इंडिया जो कि भारत है। क्योंकि हम यदि बात करें कि हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को क्या क्या कहा गया है, तो भारत के 2 नाम दिए गए हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि भारत के कई सारे नाम हैं। हिंदुस्तान भारत को ही कहा जाता है, आर्यावर्त भारत को ही कहा जाता है, जम्मू द्वीप भारत को ही कहा जाता है। ठीक है, और इंडिया भारत को ही कहा जाता है और भारत भारत को ही कहा जाता है। लेकिन हम यदि बात करें कि हम अपने भारत को संविधान के अनुसार भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, तो
एक तो इंडिया और दूसरा भारत, यानी कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारतीय सिर्फ दो नामों को उल्लेख मिलता है, इंडिया और भारत। तो इसीलिए इसमें कहा गया है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा मतलब संघ मतलब यूनियन, ठीक है। तो राज्यों का संघ होगा मतलब जैसे कि भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, 29 राज्य हैं। 29 राज्यों का जो इकट्ठा यूनियन बनता है वही क्या कहलाता है, संघ। तो 29 राज्यों का जो यूनियन है वो क्या कहलाता है, भारत, ठीक है। तो राज्यों का संघ होगा इसमें। अब देखिए भारत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे जो कि राज्यों का संघ होगा। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। नंबर 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, जैसे मैं बात करूं उधर से आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसी प्रकार जितने भी राज्य हैं उनके जो भी राज्य क्षेत्र हैं वो राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, वो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, संघ क्षेत्र। अब संघ तो वही है, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। जब भारत राज्यों का संघ है तो संघ क्षेत्र यानी कि पूरे भारत के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र है वो क्या है, संघ क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें यानी कि अनुच्छेद 1 में संघ क्षेत्र भी पूरा आता है। और उसके अलावा अर्जित किए गए क्षेत्र, तीसरी कंडीशन में अर्जित किए गए क्षेत्र। अब अर्जित किए गए, अर्जित मतलब क्या होता है, जो हम किसी से लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे बांग्लादेश से यदि हम कोई भी क्षेत्र लेंगे तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाएगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जाएगा। ओके, अनुच्छेद 1 में कोई प्रॉब्लम, आर्टिकल फर्स्ट कंप्लीट। जैसे एक बार और इसको रिवाइज करेंगे, इंडिया जो कि भारत है, बिल्कुल सिंपल सा, एक बार आप पूरा समझ चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। अब जैसे देख लीजिए पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं और उन्हीं स्टेट्स को हम इकट्ठा मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, भारत बन जाता है, ठीक है। तो वही इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र, जितने भी राज्य हैं उनके सभी क्षेत्र, ठीक है। फिर संघ क्षेत्र, जितना भी पूरा भारत एक संघ है, ठीक है ना, तो पूरे संघ का क्षेत्र और अर्जित किया गया क्षेत्र। यदि हम किसी अन्य देश से अपने देश में कोई भी क्षेत्र शामिल करते हैं वो क्षेत्र, ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगे, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ओके, क्लियर, फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद 2 में क्या क्या आता है, अनुच्छेद 2 में देखेंगे राज्यों को संसद संघ में मिला सकती है। अब यदि हम बात करें कि हम कोई भी क्षेत्र हमारे पास आ गया एक्स्ट्रा, हमने उसको राज्य बना दिया, कोई भी स्टेट बना दिया, उस स्टेट का पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया, तो उस स्टेट का जब हम नाम देंगे तो नाम तो दे दिए, ठीक है। अब नाम देने के बाद उसको कहाँ रखेंगे, किसी अन्य देश से तो लिए हैं, तो उसको हम रखेंगे अपने संघ के अंतर्गत। और उस संघ में शामिल करने का काम कौन करेगा, तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है संसद, पार्लियामेंट, यानी राज्यों को संसद संघ में मिला सकती है। यानी राज्यों को संसद में राज्यों को संसद संघ में मिला सकती है। यानी किसी भी राज्य को यदि हमें संघ में मिलाना है तो उसका अधिकार किसको दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के अनुच्छेद 2 के तहत यह अधिकार संसद को दिया गया है, ठीक है। फिर उसके नए राज्यों का गठन कर सकती है, लेकिन नए राज्यों का गठन कौन कर सकती है, अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी भी नए राज्य का गठन कर सकते हैं। इसके तहत अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी भी नए राज्य का गठन कर सकते हैं। तो नए राज्यों का गठन कर सकती है, लेकिन कौन कर सकती है, संसद कर सकती है नए राज्यों का गठन, ठीक है। तो नए अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी भी नए राज्य का गठन कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 3। बिल्कुल अनुच्छेद 2 बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अनुच्छेद 2 क्लियर हुआ, फिर से एक बार रिवाइज कर दूं। ओके, देखिए अनुच्छेद 2 राज्यों को संसद संघ में मिला सकती है। यदि हम कोई भी नया राज्य बनाते हैं तो उसको हमें अपने भारत में मिलाना है, तो वो किसका काम है, ये राइट किसका है, ये राइट हमारे पार्लियामेंट्स को मिला हुआ, संसद को, ठीक है ना। यानी किसी भी राज्य को संसद संघ में मिला सकती है। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन कर सकती है।
यानी अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी भी नए राज्य का गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए नए राज्य का गठन, लेकिन नए राज्य का गठन करेगी कौन भाई? संसद करेगी नए राज्य का गठन। अब इसके बाद अनुच्छेद 2 के बाद अनुच्छेद 3 देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 बिल्कुल एक एक शब्द आसानी से समझाऊंगा और इसको ध्यान। अब अनुच्छेद 3 में क्या है? साधारण बहुमत से संसद किसी राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है, परंतु ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किए जाते हैं। अब देखिए, यदि हमें किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी भी राज्य का हमें नाम बदलना है, एग्जाम्पल जिस ले लेते हैं जैसे उड़ीसा। अब उड़ीसा का नाम बदलना है हमें, ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत हम बदलेंगे? अनुच्छेद 3 के तहत बदलेंगे। ठीक है, अब हमें किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करता है, जैसे मान लीजिए एमपी है, एमपी के हमें 2 स्टेट्स बना देने हैं कट के, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, सीमा में परिवर्तन हुआ, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना। ठीक है, तो सीमा में जैसे एमपी के परिवर्तन हो गया, तो सीमा में परिवर्तन करने का किसका अधिकार है? अनुच्छेद 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर दें, सीमा में परिवर्तन कर दें, अब वो परिवर्तन होगा कैसे भाई? तो वो परिवर्तन होगा साधारण बहुमत से, यानी संसद में हम यदि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करवाना है हमें, तो संसद में साधारण बहुमत से उसको पास करवाएंगे। ध्यान रखिएगा विशेष रूप से साधारण बहुमत से उसको पास करवाएंगे संसद में। ठीक है, अब इसके बाद अब ये पास करवाना, ठीक है, वो हमें बिल को पास करवाना है साधारण बहुमत से, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? अभी इसके अंतर्गत कंडीशन भी है, उस कंडीशन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। कैसे? परंतु लगा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा कहीं भी, बट, लेकिन, तो, परंतु बहुत खतरनाक शब्द होते हैं, क्योंकि लोग इसके बाद नहीं देखते, लोग ऊपर देख लेते। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हेडलाइन पढ़ लेते हो, उसके अंदर छोड़ देते हो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लेकिन, तो, परंतु, किंतु छिपे हुए होते हैं। वही लेकिन, तो, परंतु, किंतु हमें हर जगह परेशान करते हैं। यहाँ भी देखें, परंतु ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे हमें किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, अपने आप थोड़ी ना हो जाए। ये जो विधेयक होगा, ये विधेयक पहले हम राष्ट्रपति से परामर्श करेंगे, राष्ट्रपति सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति के सिफारिश के पश्चात ही इस विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखेंगे इसमें भी अभी कुछ कंडीशन है। अब राष्ट्रपति प्रस्तुत तो कर सकते राष्ट्रपति की सिफारिश से, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत होगा तो ये कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले ये संबंधित राज्य के विधानमंडल में, कहाँ जाएगा? विधानमंडल। तो ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, इस विधेयक को हम कहाँ भेजेंगे? विधानमंडल में। ये विधेयक विधानमंडल में जाएगा और विधानमंडल में जा करके इसको पास करेंगे। अब मान लीजिए यदि पास ना किए तो मतलब वो राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं हो सकता, नाम में परिवर्तन नहीं हो सकता, होगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति विधानमंडल की बातों को मानने के लिए अनिवार्य नहीं है या कि बाध्य नहीं है। अर्थात ये राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत हुआ, विधानमंडल उसको पास करे ना करे इससे कोई मतलब नहीं है। इस अनुच्छेद 3 हो गया। अब अनुच्छेद 4 की ओर बात करेंगे। अब अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया, अभी अपन अनुच्छेद 2 और 3 में पढ़े, तो अनुच्छेद 2 और 3 में जितना ही बताया, अर्थात अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जितनी भी विधियां बनाई गई हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं, उन कानून में हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? देखिए इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के तहत नहीं आएंगी। अर्थात हमें यदि किसी सीमा के नाम, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है,
किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो वहाँ पे संविधान संशोधन की जरूरत कहाँ पड़ती है, नहीं पड़ती थी, ठीक ना। अर्थात अनुच्छेद 2 और 3 में जितने भी कानून बनाए गए, जितनी भी विधियाँ बनाई गई, वो विधियाँ अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएंगी, क्योंकि अनुच्छेद 368 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 368 में इसको नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 368 में किसका उल्लेख किया गया है, संविधान संशोधन, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के तहत नहीं आएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जितनी भी विधियां बनाई गई हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन में नहीं आएंगी, अर्थात उसको संसद साधारण बहुमत से उसको क्या कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। ये अनुच्छेद 4 तो बिल्कुल सरल था। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बेरुवाड़ी संघ का मामला, एग्जाम्पल है, इसको समझने के लिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बेरुवाड़ी क्या था, एक क्षेत्र था। बेरुवाड़ी एक क्षेत्र को जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर। बेरुवाड़ी संघ का मामला, देखिए बेरुवाड़ी संघ क्या है, बेरुवाड़ी एक क्षेत्र है जिसको जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने बेरुवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया था। देखिए कैसे, बांग्लादेश के पास पड़ता है बेरुवाड़ी क्षेत्र, ठीक है। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, कब, 1971 के पहले, यानी 1971 के पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। जिसमें हो गया प्रशासनिक व्यवस्था सही तरीके से ना चलने के कारण बांग्लादेश अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर लिया, ठीक है। तो 1971 के पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वहीं पास में बेरुवाड़ी क्षेत्र था। बेरुवाड़ी क्षेत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको दे दिया था, पाकिस्तान को दे दिया था। तो अब इसमें देखिए इस बेरुवाड़ी क्षेत्र में क्या मामला था, क्या इसमें प्रॉब्लम थी, और वही एकदम एग्जाम्पल इस पे बना हुआ है, बिल्कुल इसको ध्यान समझिएगा। यदि राज्य क्षेत्र अर्जित किया जाए, यानी कि हम किसी भी देश से कोई भी क्षेत्र अपने देश में शामिल करते हैं, सीमा में परिवर्तन करते हैं, नाम में परिवर्तन करते हैं, तो संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा। ऐसा हमने ऊपर देख लिया है ना। यदि हम किसी भी देश से कोई भी क्षेत्र अपने देश में शामिल करते हैं, किसी भी राज्य में शामिल करते हैं, और यदि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करते हैं, नाम में परिवर्तन करते हैं, तो वो संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा, तो यदि संसद चाहे तो भारत के किसी भी भूभाग को किसी दूसरे देश को दे सकता है, मतलब ऐसा कहा गया, क्या कहा गया समझिएगा। तो यदि संसद चाहे तो, मतलब यहाँ पर संसद की इच्छा पर डिपेंड कर रहा है। यदि संसद चाह ले कि भारत के किसी भी क्षेत्र को हमें दूसरे देश को दे देना है, तो क्या दे सकती है, क्योंकि संसद तो किसी भी क्षेत्र की अर्जित किए गए क्षेत्र को और सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, और किसी भी राज्य के क्षेत्र को अर्जित कर रही हो, तो ये सब काम संसद करती है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन उठता है, यदि हम किसी संसद चाहे तो अपने भारत किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत ही अच्छा निर्णय सुनाया। क्या सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब लेंगे तो वहाँ पर किसी भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु जब हम किसी भी क्षेत्र को भारत से किसी दूसरे देश को देंगे तो वहाँ पर संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। अब विशेष रूप से यहाँ पर एक नोट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि बताया, यदि हम लेते हैं तो हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु हम देते हैं तो संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल बहुत अच्छा सटीक एग्जाम्पल है, नवा संविधान संशोधन। नवा संविधान संशोधन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए मैं बताए दे रहा हूं 1 सेकंड की देरी पर। नवा संविधान संशोधन 1960,
यानी कि 1960 में नवा संविधान संशोधन कब हुआ था? 1960 में। तो नवा संविधान संशोधन के तहत बेरुवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक है ना? क्या हुआ था? नवा संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरुवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक, अब यहां पर ये आपको बिल्कुल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग एक में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आऊँगा और आप लोग तब तक इसको कंप्लीट करिए और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक वर्क जरूर दे रहा हूँ। अब आपको देख के क्या बताना है कि जो बेरुवाड़ी क्षेत्र है, बेरुवाड़ी क्षेत्र भारत के नक्शे में कहाँ पे पड़ता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस राज्य के नज़दीक पड़ता है। ओके दोस्तों, बाय बाय। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए अच्छे और वीडियो लेकर आता रहूँगा इसी YouTube चैनल पे, इसलिए। और यदि आपको देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।